सभी को नमस्कार। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक में इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे। इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों की हम बात लास्ट क्लास में कर रहे थे, जिसमें हमने एंड में बिल्कुल उत्पादक के बारे में थोड़ी सी बात की थी। जो जैविक और अजैविक घटक होते उसमें हम जैविक घटक को पहले पढ़ रहे हैं, उत्पादकों के बारे में हम बात कर चुके थे। अब उपभोक्ता के बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो अब आगे उपभोक्ता, अपघटक और भी अन्य कोई जीव होते हैं जो इकोसिस्टम का भाग होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एवं एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है इकोसिस्टम। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। और इसमें भी हम पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक हैं, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में जैविक घटकों की बात करने जा रहे हैं। ए हमने पढ़ लिया था, उत्पादक। बी देखते हैं अब, उपभोक्ता। परिभाषा केवल लिखी थी, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता। तो इन्हें विषमपोषी कहते, क्यों कहते हैं मैंने बताया था कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर यानी उत्पादकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। दैट्स वाई इन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। लिखा था, एक बार लाइन में वो वापस लिख देता हूं ताकि कंटिन्यू पूरा हमारा टॉपिक चलता रहे। इन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रत्यक्ष, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों, प्रोड्यूसर्स से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता सामान्यतया दो प्रकार के शाकाहारी हर्बीवोर्स
हर्बीवोर्स एवं मांसाहारी कार्निवोर्स। शाकाहारी और मांसाहारी। फिर इसमें लिख सकते हैं कि शाकाहारी जीव ही वे जीव हैं जो पादप उत्पादों प्लांट प्रोडक्ट्स को जंतु उत्पाद में बदलते हैं। अतः इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं। की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं। एनिमल्स की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं। बात क्या है देखें, शाकाहारी जो जीव होते हैं जैसे ही पौधों को भक्षण करते हैं, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फिर उन पौधों से प्राप्त जो भी पोषक पदार्थ थे उनको अपने शरीर में एसिमिलेट करते हुए, पाचन वगैरह करते हुए इन्हें जंतु वसा के रूप में, यानी जैसे हम बात करते हैं कि हम अगर जैसे कोई भी शाकाहारी भोजन वगैरह कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, हम देखते हैं ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में। ठीक है, तो अब ये जंतु उत्पाद कहलाते हैं, वसा हुआ या ग्लाइकोजन हुआ। पौधों में वसा ग्लाइकोजन, जैसे हमारे शरीर में ग्लाइकोजन पाया जाता है वैसे पौधों में नहीं होता, वसा हो सकती है तेल वगैरह के रूप में। तो अगर हम बात करें कि ये जो पौधों से भोजन ग्रहण करके पौधों के उत्पादों को किस में बदल रहे हैं, जंतु उत्पाद में, इसलिए इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल्स यानी शाकाहारी जीव को की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। इसका कारण हम देखते हैं कि अक्सर ये इस तरह से पादप उत्पादों को जंतु उत्पादों में बदलते हैं। ये तो हो गए शाकाहारी जीव। मांसाहारी जीवों की बात करते हैं तो ये जो शाकाहारी जीव होते हैं उन पर फीड करते हैं, यानी मांसाहारी जीव पेड़ पौधों से सीधा भोजन प्राप्त न करके पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, इनका भोजन करते हैं। अब हालांकि मांसाहारी भी कई हो सकते हैं, जैसे उच्च मांसाहारी जीव, जैसे हम बात करते हैं कई प्राथमिक मांसाहारी जीव, जैसे हम बात करते हैं जैसे चिड़िया हो, छोटी हम मछलियों की बात करें, ठीक है, या हम बात करें जैसे सांप की, तो ये क्या होते हैं जैसे मेंढक वगैरह, ये छोटे छोटे जो शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें खा जाते हैं। लेकिन सांप को खाने वाला भी हम देखते हैं मोर होता है, या फिर जैसे जंगल में हम बात करते हैं ये मेंढक वगैरह, मेंढक को और भी कोई दूसरे जैसे हम बात करते हैं लोमड़ी वगैरह ऐसे, या उच्च मांसाहारी जैसे शेर चीता वगैरह, इनका लोमड़ी वगैरह का भी शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, उच्च मांसाहारी। फिर एक कैटेगरी और उपभोक्ता में आती है जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी। जैसे हम मनुष्य की बात करते तो मनुष्य क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भक्षण करता है। कुछ शाकाहारी होते हैं केवल, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। अब जो मांसाहारी होते हैं वो केवल ऐसे थोड़ी है कि भाई जब भी देखो नॉनवेज ही खा रहे हैं, वो कुछ शाकाहार भी तो खाते होंगे। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी।
जैसे हम मोर की बात करते हैं, मोर सांप को भी खा जाता है, और मोर जो धान के दाने होते हैं उनको भी खा लेता है, सर्वाहारी हो। ठीक है। एक मांसाहारी जीव जो होता है वो केवल किस पर निर्भर करता है? मांसाहारी, जैसे शेर। शेर सर्वाहारी नहीं है, शेर क्या, मांसाहारी। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य किस में आ जाता है? सर्वाहारी में। ये कुछ बात जो हम लिख लेते हैं मांसाहारी के बारे में। आगे बात करते हैं, उपभोक्ता में ही आगे की ओर चलते हैं कि मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। कुछ निम्न मांसाहारी जंतु जैसे मेंढक, लोमड़ी, सांप आदि का भक्षण उच्च मांसाहारी जंतु जैसे बाज, शेर व मोर करते हैं। फिर आगे लिख सकते हैं, ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी एवं मांसाहारी, शाकाहारी बोले तो हर्बीवोर्स एवं मांसाहारी कार्निवोर्स दोनों प्रवृत्ति दर्शाते हैं सर्वाहारी या ओमनीवोर्स कहलाते।
ओमनिवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य किस में आएगा? सर्वाहारी में। ठीक है, और जो ये उच्च मांसाहारी होते हैं ना, कई बार जैसे हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, तो उसमें ये शीर्षस्थ उपभोक्ता भी कहलाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ उपभोक्ता भी कहते हैं, जो उच्च मांसाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य किस में आ जाएगा? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य, मोर, मनुष्य, मोर। तो ये हमने बात की। यहाँ पर जो उपभोक्ता होते, कंज्यूमर्स, विषम पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उत्पादक होते हैं उन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम इन्हें विषम पोषी कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो कैटेगरी आती है डीकम्पोजर्स या अपघटक, या हम इन्हें रिड्यूसर्स भी कहते हैं। तो ए देखा था हमने लास्ट क्लास में, उत्पादक, बी अभी देखा उपभोक्ता। अब आगे बात करते हैं सी। अगली कैटेगरी देखते हैं, अपघटक। डीकम्पोजर्स। अपघटक या डीकम्पोजर्स, इन्हें हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। रिड्यूसर्स क्यों कहा? क्योंकि ध्यान देना, जो ये अपघटक होते हैं छोटे आकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब कोई मृत पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव की डेड बॉडी ही ले लीजिए, ये जो जीव की डेड बॉडी होती है, इस डेड बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डेड बॉडी का क्या करते हैं? ये अपघटन करते हैं। कैसे करते हैं? अपने शरीर के बाहर कुछ एंजाइम्स वगैरह का स्रवण करते हैं। उन एंजाइमों के कारण क्या होता है, ये जो डेड बॉडी होती है इसका धीरे धीरे अपघटन, डीकम्पोजिशन होने लगता है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है भी है कि हम जैसे किसी स्थान पर देखते हैं, खेत वगैरह में, हाईवे वगैरह पर जाते समय, कि कोई किसी गाय भैंस वगैरह का किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेड बॉडी पास वाले खेत में या पास वाली जमीन पर पड़ गई, हाईवे वगैरह पर। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वहां पर केवल कंकाल बचता है, बाकी सब कहाँ गया? कंकाल बच जाएंगे, उसके सींग वगैरह, यानी जो ऐसे कुछ कठोर पदार्थ होते हैं जिनका आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वे ही बचते हैं। तो उसका मांस, चमड़ा, विभिन्न जो शरीर के अंग थे वो सारे कहाँ गए? उनका अपघटन कर देते हैं ये अपघटक। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे कई सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, फफूंद वगैरह, वो क्या करते हैं? पूरे शरीर का अपघटन कर देते हैं। और भी ऐसे हालांकि गिद्ध, कौवे वगैरह और भी होते हैं जो उनको खा लेते हैं, लेकिन उसमें मेन रोल किसका होता है? अपघटक। ये क्या करते हैं? जब उस मृत कार्बनिक पदार्थ, जरूरी नहीं कोई जंतु का शरीर हो, पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियां वगैरह भी हो सकते हैं, तो उन मृत पदार्थों का क्या करते हैं? एंजाइमों का श्रवण करके अपने शरीर के बाहर उनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। वो जो अपघटित पदार्थ होता है उसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं, कुछ को तो अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं और बाकी जो बचे हुए पदार्थ होते हैं वो वहीं पर मिट्टी में मिल जाते हैं। रिसाइकलिंग भी होती है मिनरल्स की, यानी वो जो लवण, मिनरल्स वगैरह होते हैं वो कहाँ मिल जाते हैं? मृदा में, जिससे मृदा में लवणीकरण या मिनरलाइजेशन हो जाता है। यानी किस तरह से ये प्रकृति में ऐसे जो कार्बनिक पदार्थों का जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, चाहे मृत पौधे हुए चाहे मृत जंतु हुए, उनके शरीरों का अपघटन कर देते हैं। दैट्स वाई इनको डीकम्पोजर कहते हैं। और चूंकि ये इस तरह से क्लीन कर देते हैं डेड बॉडीज वगैरह या ऐसे कोई भी मृत पदार्थ होते हैं उनको हटा देते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं। ये 2-3 बातें लिखते हैं इनके बारे में। अपघटक या डीकम्पोजर क्या है देखते हैं कि ये सामान्यतया
ये सामान्यतया छोटे आकार के सूक्ष्म जीव, छोटे आकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। छोटे आकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। अतः इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब घटकों में और आगे बात करते हैं कि या एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनका। जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। ठीक है। जब हम इनकी बात करते हैं प्रकृति कैसी हो, मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी जो मृत पदार्थ होते हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते। लिख सकते हैं कि अपघटक डिकम्पोजर्स, अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं जो अपघटक मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम से मृत पदार्थों का अपघटन कर इकोसिस्टम से मृत पदार्थों का अपघटन कर ये सूक्ष्म जीव प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में, सफाई कर्मी दैट इज रिड्यूसर्स या रिड्यूसर्स के रूप में कार्य करते हैं। यानी इकोसिस्टम की सफाई कर रहे हैं और साथ साथ देखना मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ाते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बढ़ाते हैं ये भी देखें कि अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों
पदार्थों पर एंजाइम्स का श्रवण करते हैं या एंजाइम्स का श्रवण कर इन्हें सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। सिंपल कंपाउंड सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तथा अब इन सरल पदार्थों को या सरल पोषक पदार्थों को आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर से अवशोषित करते हैं, अपने शरीर से अवशोषित कर लेते हैं। जिससे या कर लेते हैं तथा शेष बचे पोषक पदार्थ मृदा में मिलकर या मिल जाते हैं, जिससे मृदा का खनिजीकरण मिनरलाइजेशन या मिनरलाइजेशन हो जाता है। यानी खुद का भी पेट भर लिया और जो शेष बचे हुए मिनरल्स थे वो मृदा में मिल गए, मृदा का उपजाऊपन भी बरकरार रहेगा, या कह सकते हैं मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है, मिनरलीकरण या मिनरलाइजेशन खनिजीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो तीन मुख्य पारिस्थितिक तंत्र में तो जी तीन मुख्य जैविक घटक होते हैं, उनमें से पहले हमने लास्ट क्लास में उत्पादक की बात करी थी, अब उपभोक्ता और अपघटक की भी बात कर ली। फिर हम बात करते हैं आगे कि एक और कैटेगरी हमने देखी थी अन्य अदर्स, जिसमें दो कैटेगरी है। इसमें हम बात करते हैं, देखें, एक तो हम बात करते हैं अपमार्जक या डेट्रीवोर्स या स्कैवेंजर्स।
स्कैवेंजर्स क्या है, इनकी बात करते हैं। देखो, अपमार्जक या डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो, अपमार्जक या डेट्रीवोर्स जो होते हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं, मृत शरीर, उनका भक्षण करते हैं और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे गिद्ध या कुछ ऐसे बीटल्स होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े बोल देते, नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या बोल देते, कीड़े। ठीक है, डेड बॉडीज वगैरह में हम कई बार देखते हैं, जैसे घाव वगैरह हो जाना। कीड़े, वो मकोड़ों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो चींटियों वगैरह की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे मृत पदार्थों का या मृत पदार्थों को भक्षण करते हैं। अब सीधा से एक प्रश्न आता है कि सर, आपने यहां पर अपघटक में भी तो यही लिखाया कि ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, आपने यही लिखा है मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो सुनना, अंतर क्या है। ये जो सूक्ष्म जीव थे ना, ये क्या कर रहे हैं, मृत पदार्थों का अपघटन कर रहे हैं, यानी अपने शरीर से बाहर ही। देखो, एंजाइम स्रवण कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर करते हैं। जबकि मैं बात करता हूं ना जब गिद्ध की, गिद्ध किसी का शिकार नहीं करता। पहली बात, जो मृत जंतु होते हैं, उनकी डेड बॉडीज होती है, उनको खा जाता है, यानी अपने शरीर के अंदर उसका क्या करता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है। जबकि ये सूक्ष्म जीव क्या करते थे, अपने शरीर के बाहर ही, यानी ये जो बैक्टीरिया होते, कवक होते ना, उनको खाते नहीं है मृत पदार्थों को, एंजाइम्स का स्रवण करेंगे और अपने शरीर से बाहर ही उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जबकि जो ये अपमार्जक होते हैं ना, ये अपमार्जक, ये ऐसे मृत पदार्थों को खाते हैं, उसका भक्षण करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उसका पाचन करते हैं और कोई ऐसा मिनरलीकरण वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते। बस हाँ, ये भी प्राकृतिक सफाई कर्मी जैसा काम ये भी करते हैं। मैंने कहा ना, वो जो हाईवे के पास अगर जैसे एक्सीडेंट होने से गाय भैंस की जो डेड बॉडी होती है, केवल बैक्टीरिया, केवल कवक उसको पूरा अपघटित नहीं करते। कई बार हम देखते हैं जैसे गिद्ध वगैरह या ऐसे जीव जो होते हैं, कौवा मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि ध्यान रखना, कौवा किसी जीवित जीव को भी खा सकता है, ठीक है, अगर उसे मिल जाए तो, उसके आकार का। लेकिन गिद्ध जो होता है मरे हुए जीवों को ही खाता है। तो ऐसे कुछ गिद्ध और ऐसे कुछ कृमि होते हैं, बीटल्स होते हैं, जो ऐसे डेट्रीवोर्स या स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। तो बारीक सा अंतर है। ये जो डेट्रीवोर्स होते हैं या अपमार्जक, वो बहुत छोटी कैटेगरी है, इसलिए हम इनको अन्य में लिख रहे हैं। और भी साथ में परजीवी आ जाएंगे, पैरासाइट्स आ जाएंगे, जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। पहले लिखते हैं अपमार्जक की, ये ऐसे जीव हैं जो केवल मृत पदार्थों का भक्षण कर, केवल मृत पदार्थों का भक्षण कर या मृत पदार्थों का भक्षण कर मृत पदार्थों का भक्षण कर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गिद्ध, वल्चर और कृमि, बीटल्स, बीटल, तो ये एक तो हमने बात की अपमार्जक की। दूसरी कैटेगरी देखते हैं, परजीवी। पैरासाइट्स,
लिख सकते हैं ये ऐसे जीव हैं जो किसी अन्य जीव पर या अन्य जीव में, यानी उसके शरीर के अंदर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब ये किसी जीव के अन्य जीव के शरीर पर रहते हैं तो ऐसी दशा में अन्य जीव पर, तो इन्हें कहते हैं बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और अगर अन्य जीवों के शरीर में रहते हैं तो इन्हें अंतःपरजीवी, एंडोपैरासाइट कहते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं कि शरीर पर रहने वाले, जैसे हम बात करते हैं जोंक, ठीक है, खून चूसने वाले ये जो परजीवी होते हैं जूं। और अंतः परजीवी की बात करें तो अधिकांश बैक्टीरिया, अधिकांश रोगजनक बैक्टीरिया वो हमारे शरीर में रहते हैं परजीवी के रूप में। हालांकि जीवों में और भी संबंध होते हैं, सहजीवी, ठीक है, या सहोपकारिता जैसे संबंध भी इनमें पाए जा सकते हैं। तो रोगजनक बैक्टीरिया, तो यहां पर ये इकोसिस्टम के जैविक घटकों की बात हमने पूरी की। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और कुछ ऐसे अन्य जीव। अब हम बात करते हैं जो इकोसिस्टम में दूसरे घटक यानी अजैविक घटकों की। पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण किया था, एक तरफ जैविक घटक लिखे थे, एक तरफ अजैविक घटक लिखे थे, जैसे ताप, ठीक है, या हम बात करते हैं जल, प्रकाश, मृदा और अन्य घटक भी देखे थे। तो बात करते हैं उनकी, आगे हम बात करते हैं, हेडिंग लगाते हैं पहले हमने देखे जैविक घटक, अब दूसरे देख रहे हैं अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें लिख सकते हैं ये इकोसिस्टम में
निर्जीव पदार्थ एवं भौतिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं जो जैविक घटकों की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। ऐसे प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। बात करते हैं कौन कौन से अजैविक घटक। सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। भौतिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर। देखें अब इसको समझते हैं कि अजैविक घटक किस तरह से जैविक घटकों के विकास को प्रभावित करते हैं। तापमान, जंतुओं के बारे में बात करते हैं। देखो, भले ही बाहर का तापमान कितना भी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, माइनस में हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, इससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब तक हमें बुखार नहीं आता ना, हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना हुआ रहता है। हमारे शरीर का तापमान ऐसा नियत रहता है। लेकिन दूसरे जंतुओं की मैं बात करता हूँ, जैसे कई सारे रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले जीव जंतु, कई मछलियों में भी देखते हैं, कुछ स्तनधारियों में भी देखते हैं कि शरीर का तापमान बाहर के यानी वातावरण के तापमान के अनुसार बदल जाता है। ऐसे जो जीव जिनमें शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदल जाता है, ऐसे जीव असमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। जबकि हम जैसे अन्य स्तनधारी, मनुष्य और अन्य स्तनधारी, जिनके शरीर का तापमान एक नियत बना रहता है, वो कहलाते हैं होमियोथर्मल। ठीक है, होमियोथर्मल प्राणी कहलाते हैं, या फिर इन्हें कह देते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स कह देते हैं। तो जिस तरह से इनकी जो क्षमता है, भाई सीधी सी बात है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे ना, यानी जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदल जाता है, अक्सर ऐसे जीव क्या करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, जैसे बात करता हूं, एक छिपकली की बात करता हूं। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं छिपकली वगैरह खूब दिखाई देती है, बारिश के मौसम में और ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन बारिश के बाद जब सर्दी का मौसम आता है, तो सर्दी के मौसम में छिपकली हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्या हुआ कि छिपकली अचानक से गायब हो गई? मरी तो नहीं है वो ऐसे स्थानों पर चली जाती है, जैसे पत्थरों के बीच में या कहीं ऐसे दीवार के बीच में, कहीं पर दरार है उनके बीच में चली जाती है, जहां पर वो बाहरी ठंड से बच सके। क्यों? क्योंकि जैसे ही तापमान गिरा तो उसके शरीर का तापमान भी गिर जाएगा। अब हमारे जैसे तो है नहीं कि कंबल वो उड़कर या स्वेटर उड़कर बैठ जाएंगे। हमारे शरीर का तो तापमान अंदर गर्म रहता है, फिर भी कितनी ठंड लगती है। तो सोचो, उसके शरीर का तापमान इतना गिर गया तो वह मर जाएगी। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में हमने देखा उसमें क्या हुआ, एक तरह से शीत ऋतु में ऐसी निष्क्रियता पाई गई, इसे कहते हैं हाइबरनेशन, कहते हैं शीत निष्क्रियता। जबकि कुछ ऐसे जंतु होते जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, यानी ठंड में खूब दिखाई देते, गर्मी के मौसम में वे क्या होते हैं, कीचड़ में या नमी वाली भूमि में, कहीं
मिट्टी के नीचे, चट्टानों के नीचे जाकर छुप जाते हैं ताकि इतनी अधिक गर्मी से बच सके। इसे कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन कहते हैं। तो तापमान किस तरह से जंतुओं के जीवन को प्रभावित करता है, पूरे इकोसिस्टम प्रभावित होता है इससे। आप कहेंगे सर कैसे? तो सुनो, जब ये छिपकली हाइबरनेट होने वाली होती है, यानी सर्दियों का मौसम आने वाला होता है, उससे पहले आता है बारिश की ऋतु। और बारिश की ऋतु में आपको भी पता है, जो हम लाइट वगैरह जलाते हैं, आसपास कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाने के लिए वो छिपकली होती है वहां। तो खूब सारा खाना खाती है उससे पहले, ताकि जो 2-3 महीने सर्दी के हो वो आराम से एक जगह पड़े पड़े भी निकल जाए, क्योंकि उस समय वो बाहर आ नहीं सकती, ज्यादा काम कर नहीं सकती। तो वो जो पहले खाया, ये नेचर ने पूरा किस तरह से इनको वेल सेटल किया है। तो तापमान किस तरह से उनकी क्रियाओं को, भाई इकोसिस्टम जैविक घटक ही है वो, उनकी वृद्धि को, उनके सारे कार्यों को प्रभावित कर रहा है ये ताप। पौधे में भी देखते हैं ऐसा, कई पौधे होते हैं जो उच्च तापमान पर विकसित होते हैं, तो कई जने निम्न तापमान पर फसलें देखते हैं हम अलग अलग। कुछ पौधे हम देखते हैं ठंड के मौसम में बहुत अच्छे विकसित होते हैं, कुछ गर्मी के मौसम में उनको तो गर्मी ही चाहिए होती है, तापमान उच्च चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर तापमान क्या हुआ, जीवों के यानी जैविक घटकों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है ये हमने देखा, चाहे उत्पादक है चाहे उपभोक्ता है। तो ये तापमान के बारे में लिख सकते हैं कि तापमान जैविक घटकों की, या तापमान ऐसा कारक है, तापमान ऐसा भौतिक कारक है, ऐसा भौतिक कारक है जो जैविक घटकों या जो जीवों की क्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। डालता है मनुष्य एवं इसके जैसे अन्य स्तनधारी, मनुष्य एवं अधिकांश स्तनधारी, अधिकांश स्तनधारी अपने शरीर का तापमान, अपने शरीर का तापमान एक समान बनाए रखते हैं, एक समान बनाए रख सकते हैं बनाए रख सकते हैं ऐसे प्राणी गर्म रुधिर वाले, ऐसे प्राणी गर्म रुधिर वाले, हॉट ब्लडेड, हॉट ब्लडेड या समतापी होमियोथर्मल प्राणी कहलाते हैं। प्राणी या एनिमल्स कहलाते हैं, होमियोथर्मल्स कहलाते हैं, गर्म रुधिर वाले। ठीक है,
यानी तापमान कुछ भी हुआ, लेकिन इनमें क्षमता है कि ये अपना शरीर का तापमान एक समान बनाए रखेंगे, चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। लेकिन अगर हम इसके अलावा जैसे देखते हैं कि कुछ सरीसृप एवं जलीय प्राणी, कुछ सरीसृप रेप्टाइल्स, सरीसृप रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स के बाद और भी बात कर सकते हैं एम्फीबियंस यानी उभयचर, एम्फीबियंस तथा तथा कुछ स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी या मैमल्स के शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार या शरीर का तापमान एक समान नहीं बना रहता, एक समान नहीं बना रहता है। एक समान नहीं बना रहता है। अतः तापमान में होने वाले परिवर्तनों से बचने के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तनों चेंजेस से बचने हेतु इनमें शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, इनमें शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन एवं ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन पाए जाते हैं। यानी विशेष प्रकार के अनुकूलन विकसित हो गए जंतुओं में, किससे बचने के लिए? केवल तापमान के प्रभावों से बचने के लिए इनमें ऐसे नए अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। और भी देखें पौधों में भी कि वनस्पतियां वेजिटेशंस या तथा पेड़ पौधों की वृद्धि पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर रह गई कि ये जो कुछ सरीसृप, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और जो मैमल्स हैं जिनके शरीर का तापमान एक समान नहीं बना रहता है ना, उनके लिए एक टर्म मैं इधर लिख रहा हूं, देखना, एक टर्म मैं यहां पर लिख देता हूं, इन्हें हम असमतापी या पोइकिलोथर्मल भी कहते हैं। पोइकिलोथर्मल प्राणी भी कहते हैं। तो वो समतापी होम्योथर्मल, ये असमतापी पोइकिलोथर्मल। तो ऐसे जो हम बात करते हैं कि जंतुओं में चाहे पौधों में तापमान का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सेम इसी तरह से हम बात करते हैं जल की, तो जल भी एक ऐसा भौतिक कारक है जो अजैविक कारकों में आता है और ये जीवों के विकास को सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो एक और कारक लिखते हैं, बी, जल, वाटर, इसमें लिख सकते हैं कि पौधे जो कि उत्पादक होते हैं, पौधे जो कि उत्पादक होते हैं, जो कि उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, मृदा में से जलीय विलयन के रूप में, विलयन के रूप में पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं या पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, जल एक सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक, विलायक है तथा जैविक क्रियाओं के लिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। महासागर एवं सागर, महासागर, सागर तथा मीठे जल आधारित, मीठे जल आधारित बड़े इकोसिस्टम्स, बड़े इकोसिस्टम्स में उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों जलीय जीव होते हैं।
जलीय जीव होते हैं। तो ये हमने जल की भी बात की कि किस तरह से ये जल एक भौतिक कारक के रूप में जैविक घटकों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। और भी जल के बाद हम बात करते हैं प्रकाश, मृदा या अन्य कारकों की भी बात करेंगे आने वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।